इशाक, आंखें खोलो, सांस लो इशाक। ये कहते हुए कुमकुम ने इशाक की कमीज को फाड़ दिया और उसकी छाती पर प्रेशर करने लगी। कुमकुम की चीखों के अलावा वाराणसी के घने जंगल में बस दो आवाजें सुनाई दे रही थी, गाड़ी खींचते हुए तिग्मांशु की हुंकार और घोड़ा गाड़ी के पहियों की किचुड़ किचुड़ आवाज। क्योंकि इशाक का तड़पना तो कब से बंद हो गया था, उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। इशाक की ऐसी हालत देखकर कुमकुम के होश उड़ गए थे। इशाक बेफिक्रा और लफंगा जरूर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो काफी बदल गया था। सच कहें तो उसने अपनी हरम की औरतों को भी आजाद कर दिया था, मानो अब वो अपने सारे पाप को धो रहा था ताकि कुमकुम उसके प्यार को स्वीकारे। तुम्हारी वजह से मैं महाराज तक पहुंच पाई इशाक। तुम हमें यूं ही बीच रास्ते छोड़कर नहीं जा सकते, सांस लो। कहते हुए कुमकुम ने फिर से उसकी छाती पर दबाव डाला। इशाक के मुंह में से कुछ जहरीले पदार्थ बाहर निकला, लेकिन उसकी सांसें और धीमी होती जा रही थी। गाड़ी खींचते हुए तिग्मांशु के भी होश उड़े हुए थे। उसे लग रहा था कि वो अंधाधुंध गाड़ी खींच रहा था। कुमकुम, मुझे डर है कि हम भटक गए हैं। तिग्मांशु बौखला के बोल उठा। अचानक ही कुमकुम की नाक सिकुड़ने लगी, मानो वो पास में कुछ सूंघ रही हो। महाराज रुकिए, कहते हुए उसने तिग्मांशु को रोका। इशाक के लिए जो जड़ी बूटी चाहिए उसकी सुगंध मुझे पास से ही आ रही है। तिग्मांशु ने तुरंत गाड़ी रोकी। कुमकुम फटाफट उतरी। कुमकुम ने आसपास की हवा में सुगंध को सूंघते हुए गहरी सांस ली। सुगंध उस ओर से आ रही है। कुमकुम ने दक्षिण की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। कहते हुए कुमकुम लगभग दौड़ के अंधेरे में कहीं चली गई। तिग्मांशु का दिल कांप उठा। कुमकुम रुको, वो चीखा, लेकिन कुमकुम तो आगे बढ़ गई थी। तिग्मांशु की असमंजस का पार न रहा। क्या करे वो? कुमकुम और उनके बच्चे की रक्षा करने उसके पीछे जाए या फिर इशाक का ख्याल रखे। अचानक ही इशाक ने गहरी सांस ली। इशाक, तिग्मांशु भाग के उसके पास गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम जिंदा हो। तिग्मांशु बोल उठा, लेकिन इशाक की हालत देखकर तिग्मांशु को भी पता चल गया कि अगर थोड़ी ही देर में कुमकुम उसके लिए जड़ी बूटी लेकर नहीं आई तो इशाक जिंदा नहीं रह पाएगा। जड़ी बूटी की सुगंध से जंगल के जिस अंदरूनी हिस्से में कुमकुम भाग के गई थी वहां काफी अंधेरा था। वो अंधेरे में ही गहरी सांस लेते हुए जड़ी बूटी का पौधा ढूंढने लगी। नसीब से वो पौधा कुमकुम से कुछ कदम दूरी ही था। कुमकुम तुरंत ही उस पौधे पर लपक पड़ी, लेकिन जैसे ही वो जड़ी बूटी तोड़ने गई, उसके हाथों ने पौधे के ऊपर पड़ी बेहद चिकनी और मोटी रस्सी को छुआ। कुमकुम को दूसरे ही पल रियलाइज हुआ कि वो कोई चिकनी रस्सी नहीं थी, बल्कि था तो एक और सांप। जैसे खुद के अस्तित्व का सबूत दे रहा हो, उस तरह सांप भी हुंकार उठा। महाराज! कुमकुम चीख पड़ी और मुड़कर वापस गाड़ी की ओर भागने गई। तभी उसके पीछे का नजारा देख उसकी सांसें अटक गई। कुमकुम के पीछे कम से कम 10-12 सांप थे। सबकी फन ऊपर थी, मानो कुमकुम को एकटक ताक रहे हों। कुमकुम शांति से उनके बीच से गुजरने गए, लेकिन अचानक दो और सांप ने आके रास्ता रोक लिया। कुमकुम को लगने लगा कि सांपों में भी अंदर ही अंदर मिलीभगत थी और वो कुमकुम को घेर चुके थे। कुमकुम का दिमाग दौड़ने लगा। इतने सांप के बीच अपनी और अपने बच्चे की जान बचाकर कैसे निकले? अचानक ही उसने तिग्मांशु की आवाज सुनी। कुमकुम, तुम ठीक तो हो? तिग्मांशु अंधेरे में कुमकुम को इधर उधर देख रहा था। आगे मत आइए महाराज, कुमकुम ने चेतावनी दी, लेकिन तब तक तिग्मांशु उसके सामने पहुंच गया था। तभी तिग्मांशु ने वहां का नजारा देखा। भागो! अचानक ही तिग्मांशु को न जाने क्या हुआ कि उसने सांप के ऊपर से कूदकर कुमकुम का हाथ पकड़ लिया और फिर कुमकुम को भगाने लगा। ऐसे भागे मत, सांप डर जाएंगे। कुमकुम ने तिग्मांशु को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तिग्मांशु ने कुमकुम को लेकर भागना बंद न किया। कुमकुम इतना तो जानती ही थी कि सांप से ज्यादा खूंखार एक डरा हुआ सांप होता था। कुमकुम की बात सही थी, क्योंकि डर कर अब सारे के सारे सांप तिग्मांशु और कुमकुम के पीछे भागने लगे, मानो उन्हें डस के मार देना चाहते हों। अचानक ही दो तगड़े सांप तिग्मांशु के भागते पैरों से लिपट गए और तिग्मांशु धड़ाम करके नीचे गिरा। उसने अपनी आंखों से देखा कि कई और सांप उसके ऊपर चढ़ रहे थे। कुमकुम की चीख से पेड़ पौधे भी कांप उठे। महाराज! वहीं से कुछ मील दूर वाराणसी के जंगल की सीमा पर सुधांशु की सेना पहुंच चुकी थी।
उसके सेनापति अपने सिपाही को हुक्म दे रहा था। बिल्ली से भी धीमी चाल चलना, सेनापति ने हुक्म दिया, और जो तिग्मांशु को मेरे पास लाएगा उसकी 7 पीढ़ी को कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर लखनऊ के बिकाऊ सिपाहियों की आंखें लालच से चमकने लगी। वाराणसी के जंगल में सब अलग अलग दिशाओं में तिग्मांशु को ढूंढने के लिए बिखर गए। दूसरी ओर वाराणसी में गंगा नदी के उस पार अपने घोड़ा गाड़ी में सुधांशु और सुखदेव बातें कर रहे थे। सुखदेव ने अपने कंधे से अपने राज्य का बिल्ला निकालकर सुधांशु को धरा था। आप ही लखनऊ के असली महाराज हैं, महाराज सुधांशु। चापलूसी करते हुए सुखदेव बोल उठा। मेरी ये दोस्ती स्वीकार करें, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता है। सुखदेव ने सुधांशु को खुद की पहचान दे दी थी। वैसे तो सुधांशु का मानना था कि अवध का महाराज उसके साथ था, तो उसे सुखदेव जैसे लोगों की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने सुखदेव की पूरी बात सुनी थी और अब सुखदेव उसे अपना दोस्त बनाना चाह रहा था। विचार गलत नहीं था, लेकिन सुधांशु को अभी भी सुखदेव पर खास विश्वास नहीं था। कहीं वो तिग्मांशु का जासूस निकला तो। सुधांशु ने चुपचाप अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और सुखदेव को बाहर निकलने का इशारा किया। सुखदेव बाहर निकला तो सुधांशु बोल उठा। तुम्हारी दोस्ती स्वीकार करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। ये बात सुखदेव को जची नहीं। अरे किसकी ऐसी मजाल कि सुखदेव की अग्नि परीक्षा ले। लेकिन फिलहाल उसे सुधांशु की जरूरत थी, क्योंकि सुखदेव का सुधांशु को मदद करने का कारण कुछ और था। क्या था वो कारण? क्या सुखदेव को भी अवध के महाराज ने भेजा था? क्या इरादे थे सुखदेव के? सुखदेव ने अचानक ही मुस्कुराते हुए कहा, लखनऊ के असली महाराज के लिए अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ। ये सुनकर सुधांशु की शक्ल पर एक भी शिकन नहीं आई। वो बोला, जब तक तिग्मांशु मेरे हाथ नहीं आ जाता तब तक तुम यही रहोगे। भोर होने तक अगर तिग्मांशु का कोई अता पता नहीं मिला तो तुम्हारे सर को मैं अपने हाथों से काटूंगा। जो हुक्म सरकार। कहते हुए सुखदेव ने झुककर सुधांशु को नमस्कार किया और सावधान होकर वहां खड़ा रह गया। बस सुधांशु को अब तिग्मांशु का इंतजार था। उधर जंगल में तिग्मांशु को सांप ने अपने पास में भर लिया था। वो स्ट्रगल करके निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी थकान बढ़ रही थी। कुमकुम ने पहले तो पागलों की तरफ पत्थर मार के सांप को भगाने की कोशिश की थी, लेकिन सांप हिल ही नहीं रहे थे। बचाओ कुमकुम, घुटते हुए दम से तिग्मांशु बोल उठा। कुमकुम इतना डर गई कि उसके पास उस वक्त प्रार्थना करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हे महादेव, कुमकुम बोल उठी, मेरे सुहाग की रक्षा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुमकुम अचानक ही मंत्र बोलने लगी। 2 ही पल में एक अजीब चमत्कार हुआ। कहीं से एक तीर आया और तिग्मांशु के गले पर लगा, लेकिन तिग्मांशु के गले पर एक मोटा सांप लिपटा था, इसलिए वो तीर सीधा सांप को लगा। तड़पते हुए सांप ने अपनी पकड़ तिग्मांशु के गले पर से ढीली की। तिग्मांशु फिर से सांस लेने लगा। एक सांप को मरता देख बाकी 3-4 सांप भी तीर के डर से तिग्मांशु पर से सरक के अंदर झाड़ियों में घुस गए। कुमकुम बौखला के आसपास देखने लगी कि कौन था जिसने इस तरह तीर मारकर तिग्मांशु की जान बचाई थी। लेकिन दूसरे ही पल उसे अपना जवाब मिल गया। कम से कम 10 सिपाही ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। ये सुधांशु के ही सिपाही थे और साथ था उनका सेनापति। महाराज को बोलो कि जश्न की तैयारी करें। तिग्मांशु को बंदी बनाकर हम उनके पास लेकर आ रहे हैं। ये सुनकर तिग्मांशु और कुमकुम दोनों दंग रह गए। एक ओर तिग्मांशु और कुमकुम को सुधांशु की सेना ने पकड़ लिया और दूसरी ओर गाड़ी में इशाक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। तीसरी ओर अवध के राजमहल में एक नौकरानी ने आलीशान और राय सिंह के कमरे का दरवाजा बिना पूछे ही खोला। बदतमीज, महाराज और मेरे कमरे में इस तरह घुसने की जुर्रत कैसे की? कहते हुए आलीशान ने सोफे के पीछे से एक पतली लकड़ी निकाली। आलीशान के निजी नौकरों को वो पतली लकड़ी से बेहद डर लगता था, क्योंकि कभी भी उनके कोई निजी नौकर कोई गलती कर बैठे तो आलीशान उन्हें ये लकड़ी से खूब मारती थी। लेकिन नौकरानी की फूली हुई सांसें देखकर आलीशान के हाथ अटक गए। अब बकेगी भी, उसने गुस्से में कहा। राजमाता, कहते हुए नौकरानी अटक गई। आलीशान और राय सिंह बहादुर दोनों की आंखें चमकी। क्या अर्थशास्त्री को मिलने से पहले ही राजमाता चल बसी थी? ये तो अच्छी खबर थी। तभी नौकरानी ने पूरी बात की। राजमाता चल पा रही हैं। ये बात मानने में राय सिंह और आलीशान दोनों को कुछ पल लगे। राजमाता सुंदरी पिछले 1 साल से अपने पैरों के सहारे
चली नहीं थी। पहले तो उम्र की वजह से उनके घुटनों में काफी दर्द रहता था, इसलिए आराम करती थी। और फिर उनको क्षय की बीमारी हो गई थी। फिर उससे ठीक हो उससे पहले तो बृजमोहन ने उनका गला दबा दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, नौकरानी ने राय सिंह और आलीशान के विचारों को रोकते हुए कहा, वो चलते हुए इधर आ रही है। क्यों? आलीशान ने भौं में सिकोड़े ये प्रश्न राय सिंह से पूछा तो अचानक ही दरवाजे पर राजमाता की कड़क लेकिन कोमल आवाज गूंज उठी। उससे क्या पूछ रही हो? उसकी माँ से पूछो। तुरंत ही आलीशान और राय सिंह बहादुर के कमरे का वातावरण एकदम ही बदल गया। राजमाता एक लकड़ी के सहारे ही सही लेकिन काफी अच्छे से चल पा रही थी। वो चलते चलते उन तक पहुंची। भगत! अचानक ही राजमाता ने अर्थशास्त्री को आवाज दी। थोड़े पलों में भगत कमरे में आ पहुंचा। मैं आपसे मिलने आपके कमरे में गया था, वो बोल उठा, लेकिन राजमाता ने कहा, नहीं, मैं जो निर्णय ले रही हूँ उसमें आलीशान और मेरे बेटे का शामिल होना बहुत जरूरी है। ये सुनकर आलीशान और राय सिंह दोनों का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि आगे जो होने वाला था उससे तो उनको लगभग हार्ट अटैक ही आने वाला था। राजमाता सुंदरी ने अपनी बंद हथेली उन दोनों के सामने खोल दी। राजमाता की हथेली में था एक गोल सफेद पत्थर। उस सफेद पत्थर पर अवध के राज्य की मोहर थी। आलीशान और राय सिंह की आंखें ये सफेद पत्थर देखकर फट गई, क्योंकि ये कोई मामूली सफेद पत्थर नहीं था। ये था हिंदुस्तान के पहले मुगल बादशाह बाबर के मुकुट से तिग्मांशु के वंशज को भेंट दिया हुआ सफेद पत्थर, रत्नमणि। और इस रत्नमणि का महत्व जानते हो ना? राजमाता ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अरे, रत्नमणि का महत्व अवध में कौन नहीं जानता था। सालों से आलीशान की नजर इसी रत्नमणि पर तो थी। उसके हिसाब से तो इस रत्नमणि पर उसका नेचुरल हक था, क्योंकि वो खुद एक मुगल थी। लेकिन अवध के राजनैतिक नियम के हिसाब से वो रत्नमणि सिर्फ अवध की महारानी को दिया जाता था। उस हिसाब से भी राजमाता को वो रत्नमणि आलीशान को दे देना चाहिए था, लेकिन वो भली भांति अपने बेटे और आलीशान के इरादे जानती थी, इसलिए उसने वो रत्नमणि अपने पास ही रखा था। मैंने तय किया है कि, राजमाता ने रत्नमणि अर्थशास्त्री को देते हुए कहा, कि ये रत्नमणि कुमकुम के नाम पर किया जाए। आलीशान और राय सिंह बहादुर के कानों से खून निकलना ही बाकी था, क्योंकि रत्नमणि को इतना शक्तिशाली माना जाता था कि राजगद्दी पे कोई महाराज हो या ना हो, रत्नमणि की हकदार औरत अपने आप ही अवध की महारानी बन जाती थी। मतलब कि अब तिग्मांशु युवराज हो या ना हो, ये रत्नमणि की मालकिन कुमकुम इस अवध की महारानी थी। आप ये नहीं कर सकती, अवध की महारानी मैं हूँ। आलीशान पागलों की तरह चीखने लगी, लेकिन राजमाता तब तक उठकर अपने कमरे की ओर जा रही थी। हे आलीशान बेगम, आप अवध की महारानी थीं, अब कुमकुम है, कहते हुए राजमाता वहां से चली गईं। राजमाता सुंदरी ने एक ही चाल में राय सिंह बहादुर और आलीशान को शह और मात दे दी थी। ये भी कह सकते हैं कि उसने गद्दी भी छीन ली थी। आलीशान को चक्कर आने लगे। बेगम! राय सिंह बहादुर उसकी ओर दौड़ गया, क्योंकि आलीशान नीचे जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। राजमाता ने अपने कमरे में जाते हुए रत्नमणि भगत के हाथ से वापस लिया। इसके भी कागजात बनवा लो और उस पर मैं खुशी खुशी दस्तखत करूंगी। भगत राजगुरु को क्या था, वो लग गया अपने काम पे, कुमकुम को अवध की महारानी बनाने के। पर क्या कुमकुम अवध की महारानी बनने के लिए जिंदा रहेगी भी, या फिर सुधांशु की सेना उसे भी खत्म कर देगी? क्या होने वाला था उस जंगल में? क्या इशाक की जान बच पाएगी? क्या कुमकुम के पास कोई रास्ता बचा था खुद को और तिग्मांशु को उस परेशानी से निकालने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए रॉकिंग महारानी, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। अवध में राजमाता ने अपनी चाल से राय सिंह बहादुर और आलीशान के चारों खाने चित्ते कर दिए थे। आलीशान अब भी शौक में बेहोश पड़ी हुई थी और राय सिंह बहादुर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी ओर वाराणसी के जंगल के बीचों बीच इशाक अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और कुमकुम उसके इलाज के लिए जड़ी बूटी खोजने की कोशिश में लगी थी। लेकिन सुधांशु की सेना जो उन तीनों को घेर कर खड़ी थी, उनके बीच से निकलकर जड़ी बूटी खोजना नामुमकिन था। कुमकुम और तिग्मांशु बुरी तरह से फंस गए थे
और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो निहत्थे उस सेना का मुकाबला कैसे कर सकते थे। वहीं घोड़ा गाड़ी में बेहोश इशाक को इन बातों का कोई होश ही नहीं था। हर गुजरते पल के साथ उसकी सांसें भी कम होती जा रही थीं। तभी सुधांशु के सेना का एक सिपाही दूसरे से बोला, खड़े खड़े देख क्या रहे हो, आगे बढ़ो और इस तिग्मांशु को बंदी बना लो और कुमकुम को भी। उसकी बात सुनकर वो सिपाही अपने हाथ में तलवार लेकर तिग्मांशु की ओर बढ़ा, लेकिन तभी कुमकुम बीच में आते हुए उस सिपाही पर झपटी। कुमकुम ने अपने दोनों हाथों से तलवार पकड़े उसके हाथ को दबोच लिया और उससे तलवार छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो सिपाही कुमकुम से थोड़ा ज्यादा ताकतवर था। उसने अपने दूसरे हाथ दे कुमकुम को एक थप्पड़ मारा, जिसकी चोट से कुमकुम दूर जाकर झाड़ियों में गिरी। कुमकुम! कुमकुम को गिरता देख तिग्मांशु जोर से चीखा। वो जानता था कि कुमकुम पेट से थी और उसे कुमकुम के साथ साथ अपने होने वाले बच्चे की भी चिंता थी। अचानक ही तिग्मांशु का खून खौल गया और वो निहत्था ही उस सिपाही पर झपट पड़ा। दोनों में हाथापाई होने लगी। वो सिपाही तिग्मांशु पर अपनी तलवार से वार कर रहा था और तिग्मांशु हर बार उसके वार से बचता हुआ उस पर जंगल में पड़े पत्थर फेंक रहा था। उन दोनों को इस तरह हाथापाई करता देख बाकी के सिपाही भी तिग्मांशु की ओर लपके। अगले ही पल वो सभी सिपाही हाथ में तलवार लेकर तिग्मांशु को घेर कर खड़े हो गए। झाड़ियों में गिरे कुमकुम ये देखकर घबरा गई। उसे ऐसा लगा जैसे एक बार फिर वो तिग्मांशु को खोने वाली थी। लेकिन तभी कुमकुम को झाड़ियों से आती हुई एक फुसफुसाहट सुनाई दी। जैसे ही कुमकुम ने पीछे देखा, उसे झाड़ियों में छुपी कोई पत्थर जैसी चीज दिखाई दी। जब कुमकुम ने झाड़ियां हटाकर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। झाड़ियों में एक पुराना शिवलिंग छुपा हुआ था, जिससे लिपटकर एक काला नाग बैठा कुमकुम को ही देखे जा रहा था। अपने महादेव को वहां पाकर कुमकुम का मन भराया। बिना उस नाग की चिंता किए कुमकुम उस शिवलिंग पर अपना माथा टेकते हुए बोली, महादेव हमारी रक्षा करो। कुमकुम के ऐसा बोलते ही शिवलिंग पर लिपटे काले नाग ने झुककर अपना फन कुमकुम के सिर पर रख दिया, मानो जैसे महादेव खुद कुमकुम के सिर पर अपना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे रहे हों। तभी वहां एक और चमत्कार देखने को मिला। वो सिपाही हाथों में तलवार लेकर तिग्मांशु पर वार करने ही वाले थे कि तभी अचानक उन पर मानो जहरीले नागों की वर्षा होने लगी। पर वो सभी सांप आसमान से नहीं बरस रहे थे, बल्कि वो उसी जंगल के सांप थे जो मानो जमीन से रेंगते हुए किसी मेंढक की तरह छलांग मारते हुए उन सैनिकों को डसते जा रहे थे। उन सिपाहियों की चीख से पूरा जंगल ढल उठा था और एक एक सिपाही पर बहुत सारे सांप लिपटे हुए थे। वो भयानक दृश्य देखकर तिग्मांशु भी दंग रह गया था। पर आश्चर्य की बात ये थी कि उनमें से एक भी सांप ने तिग्मांशु को नहीं डसा था। उन सिपाहियों की चीख सुनकर कुमकुम ने अपना माथा शिवलिंग पर से उठाया तो उसने देखा कि उस शिवलिंग पर उस समय कोई भी सांप नहीं लिपटा था। जैसे ही कुमकुम ने पीछे देखा, अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर उसके भी हाथ पैर फूल गए। लेकिन तिग्मांशु को सुरक्षित देखकर उसकी जान में जान आई। उसने महादेव को प्रणाम किया और भागकर तिग्मांशु के पास जाते हुए बोली, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि यहाँ और ज्यादा सिपाही आ जाएं। तिग्मांशु ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बेहोश पड़े इशाक को उठाकर कुमकुम के साथ वहां से भाग निकला। दूसरी ओर जंगल के बाहर अब सुधांशु अपने सिपाहियों के लौटने का इंतजार कर रहा था। हर गुजरते पल के साथ वहां खड़े सुखदेव भी बेचैन हो रहा था। अगर तिग्मांशु सुधांशु के हाथ न आता तो सुधांशु उसका सर धड़ से अलग करने वाला था। तभी सुखदेव के घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई और कुछ पलों में उसे एक घोड़ा भागते हुए उसकी ओर आते दिखाई दिया। सुधांशु भी घोड़े की आवाज सुनकर अपनी घोड़ा गाड़ी से बाहर आया। वो वही घोड़ा था जो जंगल में तिग्मांशु और कुमकुम की गाड़ी से निकलकर भागा था। जब सुधांशु के सैनिकों ने उस घोड़े को अपने काबू में किया तो उस घोड़े की पीठ पर दगी हुई अवध साम्राज्य की मोहर देखकर वो तुरंत समझ गया कि वो घोड़ा अवध की शाही बग्गी का घोड़ा था। सुधांशु मुस्कुराते हुए अपने सेनापति से बोला, जरूर अवध से कोई तिग्मांशु को वापस लेने आया है। हमें अपनी सेना को इस जंगल के अंदर भेजकर उसे ढूंढना चाहिए। ये सुनकर वहां खड़ा सुखदेव बोला, गुस्ताखे माफ हो महाराज, पर क्या आपने देखा नहीं कि इस घोड़े पर एक भी सवारी नहीं है? यहाँ तक कि आपके सैनिक जो कुछ देर पहले इस जंगल में गए थे वो भी अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। ये जंगल जहरीले सांपों से भरा है। अगर तिग्मांशु अंदर गया भी होगा तो अब तक सांपों के डसने के कारण ईश्वर को प्यारा हो चुका होगा।
ये सुनकर एक पल को सुधांशु का दिल बैठ गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए सुखदेव से रूखे शब्दों में कहा, जब तक मैं तिग्मांशु की लाश नहीं देख लेता तब तक मैं उसे मरा हुआ नहीं समझ सकता। सेनापति, जैसा मैंने कहा ठीक वैसा करो और सेना को जंगल के अंदर भेजने की तैयारी करो। सेनापति ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, जो हुक्म महाराज। जंगल के अंदर तिग्मांशु इशाक को अपने कंधे पर लटकाए कुमकुम के साथ जंगल के और भीतर भागता जा रहा था। भागते भागते कुमकुम की सांस फूलने लगी थी। वो तेज सांसें लेती हुई वहीं जमीन पर बैठ गई। कुमकुम, तुम ठीक तो हो? कुमकुम की सांसें उखड़ रही थी, पर उसने हाँ में अपना सिर हिलाया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से तिग्मांशु और इशाक खतरे में आए। लेकिन तभी अचानक कुमकुम के मुंह से एक जोर की चीख निकली, जिससे तिग्मांशु भौचक्का रह गया। कुमकुम फटी आंखों से इशाक की तरफ देख रही थी। जब तिग्मांशु ने इशाक को देखा तो उसके हाथ पैर भी फूल गए। इशाक के मुंह से भी उस घोड़ा गाड़ी वाले की तरह झाग निकल रहा था, जिसका मतलब ये था कि सांप का जहर उसके दिमाग तक पहुंचने वाला था। मुझे जल्दी से वो जड़ी बूटी ढूंढकर इशाक को देनी होगी, नहीं तो इसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा। कुमकुम की बात सुनकर तिग्मांशु ने घबराते हुए पूछा, पर वो जड़ी बूटी मिलेगी कहाँ? तभी अचानक कुमकुम और तिग्मांशु ने कुछ तेज कदमों को अपनी तरफ आते सुना। एक पल को कुमकुम घबरा उठी, क्योंकि उसे पता था कि सुधांशु की सेना उस जंगल में हर तरफ फैली हुई थी। इससे पहले कुमकुम तिग्मांशु के साथ उठकर वहां से भागती, अचानक ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। कुमकुम, कुमकुम, तुम ठीक तो हो? तिग्मांशु की आवाज सुनकर कुमकुम ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो एक बड़ा ही भयानक दिखने वाला चेहरा तिग्मांशु के पीछे खड़ा था। उस चेहरे को देखकर कुमकुम के मुख से एक चीख निकल पड़ी, लेकिन तभी तिग्मांशु ने आगे बढ़कर कुमकुम को संभाला। कुमकुम ने देखा वो एक कुटिया के अंदर एक चटाई पर लेटी हुई थी और उसके और तिग्मांशु के अलावा भयानक सा दिखने वाला वो शख्स भी वहां मौजूद था। तिग्मांशु कुमकुम को शांत कराते हुए बोला, घबराओ मत कुमकुम, हम सुरक्षित जगह पर हैं। ये श्रृंगबेर कबीला है और यहाँ के लोगों ने हमारी जान बचाई है। तिग्मांशु की बात सुनकर कुमकुम थोड़ी शांत हुई। तभी वो भयानक चेहरे वाला आदमी कुमकुम से बोला, घबराओ मत, मैं श्रृंगबेर कबीले का सरदार हूँ, संपाति। सदियों से ये कबीला इस जंगल में रहता आ रहा है। हम सब महान एकलव्य के वंशज हैं और न जाने हमने कितने ही क्षत्रियों की यहाँ रक्षा की है। तभी कुमकुम को अचानक से इशाक का ख्याल आया और वो हड़बड़ाते हुए तिग्मांशु से बोली, इशाक कहाँ है? कहीं उसे कुछ? इशाक बिल्कुल ठीक है। इस कबीले के लोगों ने उसे सही समय रहते वही बूटी दी है जिसका तुम जिक्र कर रही थी। ये सुनकर कुमकुम की जान में जान आई। कुमकुम तिग्मांशु और संपाति के साथ पास वाली कुटिया में दाखिल हुई, जहाँ इशाक एक चटाई पर लेटा आराम कर रहा था। उसे होश तो आ गया था, पर अभी भी वो थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। अब तुम कैसे हो इशाक? कुमकुम की बात का जवाब देते हुए इशाक ने मुस्कुरा कर कहा, तुम जहाँ हो वहाँ किसी की मौत कैसे हो सकती है? इशाक की बात सुनकर तिग्मांशु और कुमकुम के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी कबीले के कुछ औरतें उन लोगों के लिए जंगल के कुछ फल लेकर आईं। आप हमारे मेहमान हो और मेहमान ईश्वर का रूप होता है, इसलिए हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें। उन लोगों ने मुस्कुराकर उनकी भेंट स्वीकार की और पेट भरकर वो स्वादिष्ट फल खाए। तभी तिग्मांशु ने संपाति को चेतावनी देते हुए कहा, हमारे पीछे दुश्मन की सेना पड़ी हुई है। वो सब इस जंगल में घुस आए हैं। मुझे डर है अगर वो यहाँ पहुंच गए तो आपका कबीला भी खतरे में आ सकता है। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। भूलिए मत, हम महान एकलव्य के वंशज हैं और हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। मैं आपको ये वचन देता हूँ कि हमारे रहते आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। संपाति ने इतना बोला ही था कि तभी बाहर से कबीले वालों की चीखने की आवाज आती सुनाई दी। जैसे ही वो उस कुटिया से बाहर निकला, उसने देखा उसके कबीले पर सैकड़ों तीर बरस रहे थे, जो वहां के लोगों के शरीर को भेदते हुए उनकी जान ले रहे थे। वो फौरन कुटिया के अंदर आया और वहां रखा अपना धनुष बाण उठाकर बोला, दुश्मन ने हमला कर दिया है। आप लोग पीछे के रास्ते से भाग निकले, इन्हें हम संभाल लेंगे। ये सुनते ही कुमकुम, तिग्मांशु और इशाक कुटिया से भाग निकले और संपाति दुश्मन से लड़ने बाहर निकल गया। उधर अवध के राजमहल में अपने कमरे में बैठी नित्या एक दर्पण के सामने श्रृंगार कर रही थी। उस वक्त उसकी खुशी का ठिकाना न था। जब से यह अफवाह फैली थी कि इशाक कुमकुम को लेकर कहीं भाग गया था, तब से अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था तो वो नित्या थी। वो मुस्कुराते हुए बड़बड़ाई,
इशाक ने मेरा काम और आसान कर दिया। अब तिग्मांशु उस कुमकुम को सपने में भी याद नहीं करेगा और सिर्फ मेरा हो जाएगा। मैं उसकी दुल्हन बनूंगी। तभी अचानक नित्या के पीछे से प्यार भरी पर कड़क आवाज आई, महारानी नित्या। वो आवाज सुनकर नित्या का दिल बैठ गया और जैसे ही उसने अपने पीछे देखा तो उसे दरवाजे पर खड़ा अपना बुरा सपना पूरा होते नजर आया, क्योंकि दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि कूच बिहार का महाराज और नित्या का पति जगमोहन खड़ा था। क्या जगमोहन ने नित्या की बातें सुन ली थी? क्या कुमकुम, तिग्मांशु और इशाक सुधांशु की सेना से बचकर जंगल से भाग पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए रॉकिंग महारानी, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। आप यहाँ क्या क्या कर रहे हैं महाराज? नित्या ने हकलाते हुए सामने खड़े उसके पति और कूच बिहार के महाराज जगमोहन को पूछा। अब तक नित्या ने हमेशा जगमोहन की आंखों में उसके लिए प्यार ही देखा था, लेकिन उस वक्त न जाने क्यों नित्या ने पहली बार उसकी आंखों में कुछ और भी देखा। क्या उसकी आंखों में शंका थी? जगमोहन नित्या को एक टक ताड़ रहा था, मानो नित्या उसकी बीवी नहीं बल्कि कोई दुश्मन हो। कुछ देर की चुप्पी के बाद जगमोहन ने पूछा, पूछ लिए राजमाता के हाल? तुम तो यहाँ सिर्फ 15 दिन रहने वाली थी, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम यहाँ 3 महीने से ज्यादा रुक गई? जगमोहन के इस सवाल का नित्या के पास कोई जवाब नहीं था। जगमोहन की आंखें और आवाज बिल्कुल ठंडे थे, जिससे नित्या के शरीर में सिरहंसी दौड़ गई। जगमोहन का ऐसा रूप वो पहली बार देख रही थी। अचानक ही जगमोहन उसके पास आया और उसके चेहरे से लट हटाई। जगमोहन के अचानक छूने से नित्या के शरीर में कंपन हो उठी, वो भी घबराहट वाली। सच में तो 25 साल की नित्या और 55 साल के जगमोहन का रिश्ता थोड़ा अजीब था। दुनिया के लिए जगमोहन एक बहुत ही शक्तिशाली महाराज था। उसकी राजनीति से अंग्रेज भी थर थर कांपते थे। उसकी सेना भी इतनी ही तगड़ी थी। अवध और लखनऊ जैसे समृद्ध राज्यों की रोशनी भी कूच बिहार के सामने फीकी पड़ती थी। लेकिन जगमोहन नित्या पर लट्टू था। नित्या के लिए जगमोहन को अपने इशारों पर नचाना बहुत ही आसान था, लेकिन फिर भी नित्या तिग्मांशु के पीछे पीछे अवध तक क्यों आई थी? उसका एक ही कारण था। पिछले 10 सालों में नित्या और जगमोहन ने शासन तो बेहतरीन तरीके से चलाया था, लेकिन अपने कमरे का दरवाजा बंद होते ही दोनों की दुनिया बेहद अलग हो जाती थी। शादी की पहली ही रात को नित्या को पता चल गया था कि उसका पति उसे शारीरिक सुख नहीं दे पाएगा। नित्या बेहद असंतुष्ट बीवी थी। वही असंतुष्टि उसे तिग्मांशु की तरफ खींच लाई थी। उस वक्त नित्या के कमरे में जगमोहन उसे ऐसे घूर रहा था मानो वो नित्या की रूह के अंदर झांक रहा हो। नित्या ने उस हालत से निकलने के लिए नखरे करने शुरू किए। आप बिना बताए क्यों आ गए? मैं आपका ठीक से स्वागत भी न कर पाई। नित्या चेहरा मोड़कर बोलने गई, लेकिन अचानक ही जगमोहन उसके गालों को कसकर पकड़ लिया। क्या हुआ है? नित्या जगमोहन के ऐसे बर्ताव से दंग रह गई, लेकिन नित्या ने अभी जगमोहन का बदला रूप देखा ही कहाँ था। मुझे बस एक बात का जवाब चाहिए। जगमोहन ने अपनी पकड़ नित्या के गाल पर मजबूत की। 3 महीने तक यहाँ क्या कर रही थी तुम? नित्या का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या जगमोहन को पता चल गया था कि वो वहाँ तिग्मांशु के लिए रुकी थी? अगर पता चल गया था तो कैसे? छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, कहते हुए नित्या उसका हाथ हटाने गई, लेकिन अचानक ही जगमोहन ने नित्या को धक्का दिया। नित्या बिस्तर पर जा गिरी। जगमोहन उसके ऊपर आ गया। जगमोहन ने आज तक नित्या के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। वो तिग्मांशु की तरह जंगली नहीं था। नहीं, नित्या कहने गई, लेकिन तब तक जगमोहन ने उससे प्यार करना शुरू कर दिया था। नहीं। नित्या की आंखों से शौक के आंसू निकलने लगे और तभी ही अचानक हांफते हांफते जगमोहन ने नित्या के बाल पकड़े और जबरदस्ती करनी शुरू की। नित्या को घिन आ रही थी। वो बोल उठी, महाराज। लेकिन अचानक ही जगमोहन का हांफना और नित्या के बालों पर की पकड़ मजबूत हो गई। जगमोहन ने जबरदस्ती जारी रखते हुए पूछा, आज 3 महीने के बाद मुझे अपने करीब पाकर खुश नहीं हो? नित्या के होश उड़ गए। नहीं। उसकी आंखों में से अब आंसू निकलने लगे, लेकिन जगमोहन का जोश बढ़ता गया। पता है क्यों? बताऊं? वो बोला। नित्या समझ गई कि कोई तो बात उसके कानों तक पहुंची थी। उसने रोते हुए पूछा, ये आप क्या कर रहे हो? जगमोहन ने कहा, तुम इसीलिए खुश नहीं हो क्योंकि तुम्हें यहाँ कोई और खुश कर रहा था, है ना?
जगमोहन ने कसकर एक बार नित्या के गाल पकड़ लिए और उसे खुद की आंखों में देखने पर मजबूर कर दिया। वो तिग्मांशु था ना, बोल कितनी रातें गुजारी उसके साथ, बोल। ये कहते हुए उसने नित्या को एक बेहद करारा चांटा मार दिया। नित्या तुरंत ही बिस्तर से गिरी और शौक में ऊपर देखने लगी। महाराज जी, ये क्या बोल रहे हैं? मैं हमारे राज्य की कसम खा के कहती हूँ, तिग्मांशु ने मुझे छुआ तक नहीं, नित्या ने कांपते हुए कहा। वैसे नित्या की बात तो सच ही थी। जगमोहन ये सुनकर एकदम चुप हो गया। वो जानता था कि नित्या कभी अपने राज्य, अपनी सत्ता की झूठी कसम नहीं खाएगी। वो उठा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। नित्या अभी तक कांप रही थी, उसका दिमाग घूम रहा था। वो सोचने लगी, ये क्या हो गया और क्यों? किसने बुलाया कूच बिहार के महाराज को यहाँ? दूसरी ओर वाराणसी के जंगल में श्रृंगबेर कबीले के जांबाज लोग सुधांशु की मजबूत सेना से लोहा ले रहे थे। उस वजह से कुमकुम और तिग्मांशु को इशाक को लेकर भागने का मौका मिल गया। इशाक भाग पा रहा था, लेकिन फिर भी उसके शरीर में कमजोरी थी। तीनों पहले तो सुधांशु की सेना से भागकर आगे जाने लगे, लेकिन फिर अचानक ही कुमकुम रुक गई। तिग्मांशु और इशाक भी उसकी वजह से भागते हुए रुके। कुमकुम भागो, ये रुक क्यों गई? तिग्मांशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे आगे भगाना चाहा। दरअसल वो लोग एकदम सही दिशा में भाग रहे थे। कुछ ही कदमों दूर वाराणसी के जंगल की सीमा थी। इशाक का मानना था कि वो सीमा शायद इलाहाबाद की तरफ की थी, जो वाराणसी से विपरीत दिशा में पड़ता था। लेकिन कुमकुम का यूं रुक जाना दोनों को खटका। हम इस तरफ भाग नहीं सकते, कुमकुम ने हाफते हुए कहा। यह सुनकर तिग्मांशु और इशाक दोनों हैरान रह गए। कुमकुम, तुम होश में तो हो? सुधांशु की सेना हमारे पीछे पड़ी है, इशाक बोला। लेकिन सुधांशु की सेना बेचारे निर्दोष लोगों की जान ले रही है, वो भी हमारी वजह से। कुमकुम बेहद बेचैन होकर बोल उठी। मैं ये नहीं होने दे सकती। कबीले के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं कि वो लोग हमारी लड़ाई लड़ते लड़ते मर रहे हैं और हम भाग जाए महाराज। कुमकुम ने भावुक होकर तिग्मांशु को कहा, मैं और आप लखनऊ के महारानी और महाराजा हैं। ये कबीले के लोग हमारे लिए हमारे बच्चों के समान हुए। कुमकुम ने अपने पेट पर हाथ रखा और आंखों में आंसू के साथ पूछा, क्या हम हमारे बच्चे को किसी दुश्मन के सहारे यूं छोड़कर भाग जाएंगे? इशाक को कुमकुम की बात ठीक न लगी। कुमकुम, तुम दोनों को कुछ हो गया तो अवध और लखनऊ का क्या होगा? इसे समझाओ न तिग्मांशु, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इशाक ने बिनती भरे आवाज में कहा। अचानक ही तिग्मांशु कुमकुम की ओर मुड़ा। मैं तुम्हारी बात के साथ सहमत हूँ कुमकुम, चलो वापस। कहते हुए तिग्मांशु कुमकुम का हाथ पकड़ वापस कबीले और सुधांशु की सेना की ओर जाने लगा। इशाक की आंखें फट गईं। तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पछताओगे, इशाक चिल्लाया। लेकिन तिग्मांशु और कुमकुम न रुके। इशाक गुस्से में तिग्मांशु और कुमकुम को अकेला छोड़ वाराणसी के जंगल से बाहर की ओर भागने लगा। तिग्मांशु और कुमकुम भाग रहे थे। अचानक ही भागते भागते कुमकुम ने अपना पेट पकड़ लिया। आह कहते हुए वो अटक गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है? तिग्मांशु ने कुमकुम से पूछा। कुमकुम ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन वो ठीक नहीं थी। उसके दिल में छेद था, जिसकी वजह से उसे भागने दौड़ने से मना किया गया था। लेकिन तिग्मांशु ये बात नहीं जानता था। उसे तो लगा था कि कुमकुम भागने की वजह से हाँफ रही थी। थोड़ी देर यहाँ बैठो, गहरी सांस लो, तिग्मांशु ने कहा। लेकिन कुमकुम थोड़ी देर आराम करने जाए उससे पहले एक खतरनाक चीख सुनाई दी, मानो किसी को बेरहमी से जला रहे हों। कुमकुम और तिग्मांशु दोनों कांपने लगे। बेचारों के साथ क्या कर रहे हैं वो लोग? कुमकुम तुरंत ही बोल उठी और कहा, मैं ठीक हूँ, चलिए। कहते हुए हांफते हांफते कुमकुम कबीले की ओर भागने लगी। तिग्मांशु और कुमकुम ने वहां पहुंचकर एक पेड़ के पीछे छुप के सब देखा। खूंखार युद्ध चल रहा था कबीले के भोले लोगों और सुधांशु की सेना के बीच। स्वाभाविक है, सेना के पास ज्यादा शस्त्र थे, इसलिए उनका हाथ ऊपर था। कबीलों में से कुछ लोगों के शव देखकर कुमकुम का दिल दहक उठा। अचानक ही उसने झुककर नीचे से ढेर सारे पत्थर उठाए। क्या कर रही हो? तिग्मांशु ने कुमकुम से कहा। लेकिन तब तक कुमकुम ने अपना दुपट्टा उतार दिया था और एक पेड़ के 2 ब्रांचेस से बांध रही थी। पत्थर के सिवाय हमारे पास और कोई शस्त्र? हाफते हुए कुमकुम पूरे वाक्य भी नहीं बोल पा रही थी। तिग्मांशु समझ गया कि कुमकुम क्या करना चाहती थी। वो अपने दुपट्टे को गुलेल बनाकर पत्थर से वार करना चाहती थी। पत्थर थे भी बेहद नुकीले। आक्रमण करते हुए तिग्मांशु कुमकुम के हाथ से पत्थर लेता गया और दुपट्टे के जरिए सुधांशु की सेना पर फेंकता गया।
तिग्मांशु और कुमकुम को पेड़ के पीछे से पत्थर मारते देख सुधांशु की सेना ने अपना निशाना उन्हें बनाया। तीर पर तीर मारते गए। कुमकुम और तिग्मांशु खुद को बचा के एक पेड़ के पीछे छिपे हुए ही थे, लेकिन अचानक ही कुमकुम ने थोड़ी दूर कबीले की एक औरत को घायल पड़ा देखा। उसके घावों से बेहद खून बह रहा था और वो आखिरी सांसें ले रही थी। कुमकुम जानती थी कि अगर सही टाइम पे जड़ी बूटी लगा दे तो उस औरत की जान बच सकती थी। सुधांशु की सेना की बाड़ों की वर्षा के बीच कुमकुम पेड़ के पीछे से बाहर निकली और दूर उगी हुई एक जड़ी बूटी को लेने जाने लगी। कुमकुम वो जड़ी बूटी लेने में कामयाब हुई और उस जख्मी औरत के पास जाकर उसने वो जड़ी बूटी उसके घावों पर लगा दी। आप जाइए, आपको मार डालेंगे, वो औरत ने हांफते हुए कहा। कुमकुम का दिल भर आया। कितने निस्वार्थ थे ये जंगली कबीले के लोग। खुद इतनी पीड़ा में थी, फिर भी उसे कुमकुम की फिक्र पहले थी। लेकिन उसकी बात तो सही थी। तुम उठो, थोड़ा दूर चलते हैं, कहते हुए कुमकुम ने तीरों के बीच उस औरत को उठाया और बगल में कहीं एक पेड़ के पीछे उसे सुला दिया। लेकिन जब वो तिग्मांशु के पास गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ही समय पहले वो तिग्मांशु को जहां छोड़ गई थी, तिग्मांशु वहां नहीं था। सच में तो तिग्मांशु पत्थरों से लड़ाई करते करते थोड़ा दूर चला गया था। उसके आसपास सुधांशु की सेना हमला कर रही थी और तिग्मांशु उन पर सामने हमला कर रहा था। अचानक ही उसने खुद को एक सुनसान जगह पर पाया। उसके पीछे दौड़ रहे 2 सिपाही अचानक ही किसी को देखकर रुक गए। तिग्मांशु को अचरज हुआ कि ऐसा तो क्या देखा इन लोगों ने कि वो लोग अपनी ही जगह पर जम गए। तिग्मांशु का जवाब उसके पीछे खड़ा था। भाई हूँ, इसीलिए तेरी पीठ पर वार नहीं करूंगा, वरना अब तक तू मर चुका होता। तिग्मांशु ने उसके पीठ पीछे सुधांशु की आवाज सुनी। तिग्मांशु ने मुड़कर देखा तो सुधांशु उसके पीछे एक अंग्रेजी पिस्तल ताने हुए खड़ा था। मौत तिग्मांशु के मुंह में ताड़ रही थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों तिग्मांशु को डर नहीं लगा। हिम्मत है तो गोली चला दो, तिग्मांशु ने सुधांशु को एकटक देखते हुए कहा। सुधांशु ने ट्रिगर चढ़ाई। वही इरादा है। वो नफरत से तिग्मांशु को देखते हुए बोल उठा। मरने से पहले मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ भैया, सुनोगे? तिग्मांशु ने पूछा। सुधांशु ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा। तिग्मांशु ने कहा, मेरे पास एक रहस्यमय चीज है जिसके बारे में सिर्फ मेरा वफादार गुलाब सिंह जानता है। कुमकुम नहीं, फूलमती नहीं, नित्या नहीं और राजमाता भी नहीं। जानते हो क्या वो चीज? सुधांशु ने फिर से जवाब ना दिया। तिग्मांशु ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक लट्टू बाहर निकाला। ये लट्टू याद है भैया? तिग्मांशु ने भावुक होते हुए कहा। सुधांशु की भौवें सिकुड़ गई। सुधांशु को लगा कि तिग्मांशु भागने के लिए उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। कोई बेहुदा मजाक करके मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश भी की ना तो 2 ही पल में यमराज को देख लेगा, कहते हुए सुधांशु ने गुस्से में पिस्तल तिग्मांशु के सर पर रख दी। तिग्मांशु ने वो लट्टू आगे किया और कहा, ये लट्टू आपने मुझे बचपन में भेंट दिया था। आपकी तरफ से पहली भेंट थी। मैं आपकी जगह कभी लेना ही नहीं चाहता था। मैं महाराज बना तो सालों तक गद्दी पर मैं नहीं, ये लट्टू बैठता था भैया। मेरा यकीन ना हो तो मेरी जान लेने के बाद गुलाब सिंह से पूछ लीजिएगा। सुधांशु चुप हो गया। तिग्मांशु सच कह रहा था। लखनऊ के महाराज बनने के कई सालों तक तिग्मांशु अपनी गद्दी पर बैठा भी न था। दरबार में कुमकुम या फिर महिषी भी आती नहीं थी, इसलिए वो ये बात जानती नहीं थी। पिताजी के मरने के बाद मैंने आपको कितनी चिट्ठियां भेजी। मैं चाहता था कि आप वापस आ जाएं, लेकिन आप आए ही नहीं। आपने उन चिट्ठियों का जवाब तक नहीं दिया। तिग्मांशु ने लट्टू को वापस अपनी जेब में रखते हुए कहा। चिट्ठी? सुधांशु ने बौखला के पूछा। मुझे तो कोई चिट्ठी नहीं। सुधांशु ये बात पूरी करे उससे पहले धड़ाम करके सुधांशु के सर पर किसी ने जोर से पत्थर दे मारा। सुधांशु का सर फट गया और वो गिरकर बेहोश हो गया। तिग्मांशु ने आंखें फाड़ कर देखा और इशाक को वहां खड़ा पाया। वो पत्थर इशाक ने ही सुधांशु को मारा था। क्या इशाक ने सुधांशु को मार डाला था? क्या वो लोग उस घने जंगल से कभी निकल पाएंगे? जगमोहन के अचानक आ जाने के बाद क्या होगा नित्या का हाल? जानने के लिए सुनते रहिए रॉकिंग महारानी, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। अवध के राजमहल में अर्थमंत्री भगत राजगुरु अपने हाथों में कुछ कागजात लिए राजमाता सुंदरी के कमरे की तरफ जा रहा था। तभी अचानक राय सिंह बहादुर ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, हमें तुमसे कोई जरूरी बात करनी है भगत। क्या तुम हमारे साथ हमारे कमरे में चल सकते हो? भगत ने 2 पल राय बहादुर के चेहरे को गौर से देखा
और फिर हाँ में अपना सिर हिलाकर उनके साथ चल दिया। जब भगत राय बहादुर के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा वहां आलीशान भी मौजूद थी। आलीशान भगत को देखकर मुस्कुराई और बोली, सुना है तुम्हारा एक बेटा है जो लंदन में रहकर अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए प्रशिक्षण ले रहा है। भगत ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ बेगम, पर आप इस बारे में क्यों पूछ रही हैं? आलीशान मुस्कुराते हुए बोली, दरअसल वो क्या है कि कानपुर के तहसीलदार का तबादला हो रहा है और मुझे वहाँ के लिए एक अच्छे और काबिल तहसीलदार की जरूरत है। सोच रही थी कि अगर कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो कानपुर की राजनीति संभाल सके तो कानपुर से बहुत अच्छा कर वसूल कर सकते हैं। भगत ने हैरान होते हुए पूछा, वो सब तो ठीक है, पर इन सब से मेरे बेटे का क्या लेना देना? तभी राय बहादुर मुस्कुराते हुए भगत से बोला, देखो भगत, ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि ये अंग्रेज हमारे देश को अंदर से खोखला करने में लगे हुए हैं। ऐसे में तुम्हारा बेटा इनकी सेना में भर्ती होकर बड़ा अफसर बन भी गया तो उससे हमारे देश का क्या फायदा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा अंग्रेजों की चापलूसी करना छोड़कर हमारे देश के काम आए। वो जवान खून है और बहुत काबिल भी। इसलिए मैंने और बेगम ने ये तय किया है कि तुम्हारे बेटे को कानपुर के नए तहसीलदार के रूप में नियुक्त किया जाए। राय बहादुर की बात सुनकर भगत चौंक उठा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? तुमने सही सुना, एक तहसीलदार का दर्जा बहुत बड़ा होता है। तुम्हारा बेटा अंग्रेजों की फौज में रहकर कितना ही कमा लेगा। उसकी जगह अगर वो कानपुर का तहसीलदार बनता है तो न सिर्फ कानपुर बल्कि पूरे दोअब का कर वसूल करके वो बहुत कुछ कमा सकता है। भगत सोच में पड़ गया। उसे इस तरह गहरी सोच में डूबा देख आलीशान और राय बहादुर मुस्कुरा कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आपकी इस मेहरबानी के लिए आप मुझसे ऐसा कौन सा काम करवाना चाहते हैं? भगत ने कुछ पल विचार करने के बाद ये सवाल पूछा। आलीशान एक कुटिल मुस्कान के साथ बोली, बस एक छोटा सा काम है। तुम्हें राजमाता से वो रत्नमणि हासिल करना होगा और उसे मुझे लाकर सौंपना होगा। साथ ही इस वक्त तुम्हारे हाथ में जो कागजात हैं जिसमें ये लिखा है कि रत्नमणि का मालिकाना हक कुमकुम के नाम पर है, जिस वजह से उसे अवध की महारानी नियुक्त किया गया है, उसे बदलवा कर इन कागजातों पर मेरा नाम लिखवाना है। तभी भगत हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मतलब अब मुझे रिश्वत देकर आप मुझसे अपना उल्लू सीधा करवाना चाह रहे हैं? शायद अभी तक मैं आप दोनों से जैसे पेश आ रहा था उससे आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। तो मैं आप दोनों को साफ साफ ये बता दूं कि अभी तक अगर मैं आपका साथ दे रहा था तो वो सिर्फ इस वजह से कि मेरी जिम्मेदारी और वफादारी हमेशा से ही अवध की गद्दी के प्रति रही है। लेकिन राजमाता ने वो रत्नमणि महारानी कुमकुम के नाम पर करते हुए उन्हें अवध की महारानी नियुक्त किया है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि अब मेरा फर्ज महारानी कुमकुम का हुक्म मानना है। भगत की आंखों में वैसी ही बगावत नजर आ रही थी जैसे तिग्मांशु और कुमकुम के बाकी वफादारों की आंखों में नजर आती थी। उसकी बात सुनकर आलीशान गर्म मिजाज से बोली, भगत भूलो मत, तुम सिर्फ एक छोटे से मंत्री हो, जबकि मैं तुम्हारे बेटे को पूरे दोआब पर राज करने का एक मौका दे रही हूँ। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारी पुश्तें ऐशो आराम में अपनी जिंदगी बिताएं? भगत मुस्कुराते हुए बोला, माफ करे बेगम, विश्वासघात से गूंद कर रोटी खाना मेरे परिवार का रिवाज नहीं है। न जाने मेरे कितने ही पुश्तें राजगद्दी के वफादारी से रक्षा करती आई हैं। हम 2 रोटी कम ही सही, पर वो भी ईमानदारी की खाते हैं। इसलिए मुझे आपका कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। इतना कहते हुए भगत वहां से वापस जाने के लिए मुड़ा, पर उसकी बातों ने आलीशान का खून पहले ही खौला दिया था। आलीशान ने पास रखी एक कांच की बोतल उठाई और भगत के सिर के पीछे जोर से मारी। एक जोर की चीख के साथ भगत जमीन पर गिर पड़ा और उसके सर से खून निकलने लगा। मैं तुझे और तेरे कुनबे को राज करने का मौका देना चाह रही हूँ और तू मुझे ही ईमानदारी का पाठ पढ़ाने चला है। लगता है तुझे तेरी औकात दिखानी ही पड़ेगी। सिपाहियों! आलीशान की एक आवाज पर उसके कमरे के बाहर खड़े 2 सिपाही फौरन ही अंदर आ गए। आलीशान के इशारे पर राय बहादुर ने झुककर बेहोश हो चुके भगत राजगुरु के हाथ से वो कागजात ले लिए। इसे ले जाकर तहखाने में कैद कर दो और इसे पानी की एक बूंद भी नसीब मत होने देना। आलीशान का हुक्म पाकर वो दोनों सिपाही भगत के हाथ पकड़कर उसे जमीन से घसीटते हुए वहां से ले गए। आलीशान अपने हाथों में वो कागजात लेती हुई बोली,
ये कागजात कभी भी राजमाता के हाथ नहीं लग पाएंगे। इन पर सिर्फ मेरा नाम होगा, सिर्फ मेरा। ये बोलते हुए आलीशान उन कागजातों को पढ़ने लगी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई और गुस्से से चिल्लाते हुए उसने वो कागजात हवा में उछाल दिए। वो कागज इधर उधर बिखर गए। राय बहादुर को समझ में नहीं आया कि आखिर आलीशान को हुआ क्या था। वो झुककर उन सभी कागजों को इकट्ठा करने लगा। जब उसकी नजर उन कागजातों पर पड़ी तो उसकी हैरत का भी ठिकाना न रहा। वो कागजात रत्नमणि के विषय पर नहीं थे, बल्कि वो मामूली से कागज थे जिनमें अवध के अकाउंट्स का हिसाब था। ये वो कागजात नहीं है जिनकी हमें जरूरत है। फिर वो रत्नमणि के असली कागज कहाँ हैं? कहीं वो पहले ही राजमाता के हाथ तो नहीं लग गए? राय बहादुर की बात सुनकर आलीशान गुस्से से बोली, ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरी सल्तनत सिर्फ मेरी है और मैं इसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दूसरी ओर श्रृंगबेर कबीले के इलाके में खड़ा तिग्मांशु जमीन पर बेहोश पड़े सुधांशु को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। भैया होश में आइए, अपनी आंखें खोलिए। देखिए भैया, मैं आपका भाई तिग्मांशु हूँ। सुधांशु की सेना वहीं से कुछ दूर श्रृंगबेर कबीले के लोगों के साथ लड़ाई कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि सुधांशु वहीं से कुछ दूर बेहोश पड़ा हुआ है। तिग्मांशु की लाख कोशिश करने के बावजूद भी सुधांशु होश में नहीं आ रहा था। क्या किया इशाक? क्या तुम ये नहीं जानते थे कि ये मेरे बड़े भाई हैं? तिग्मांशु ने गुस्से से इशाक से कहा। इशाक जो इतनी देर से शांत खड़ा था, वो तेज आवाज में तिग्मांशु से बोला, जज्बाती मत बनो तिग्मांशु, भूलो मत, आज तुम्हारी ये जो हालत है उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारा ये भाई है। मैं तो कहता हूँ यही सही वक्त है, इसे यही मार दो और इसकी बची हुई सांसों को बंद कर दो। ये सुनकर तिग्मांशु का पारा चढ़ गया। वो गुस्से से इशाक पर चिल्लाते हुए बोला, आखिर तुमने ये साबित कर ही दिया ना कि तुम एक मुगल हो। तुम लोगों में सत्ता हासिल करने के लिए भाई भाई का, बेटा बाप का खून करता होगा, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरा भाई जैसा भी है, पर है तो मेरा भाई ही, मैं इसकी जान नहीं ले सकता। ये सुनकर इशाक को भी गुस्सा आ गया। वो बोला, जुबान संभाल कर बात करो तिग्मांशु, कहीं ऐसा ना हो इस बात के लिए मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर बैठूं। तिग्मांशु चिल्ला के बोला, तुम लोग कभी कुछ सही कर भी कहाँ सकते हो? अपने मतलब के लिए अपनों का खून बहाना तो तुम्हारे खून में ही है। तुम और वो आलीशान हमारे अवध के लिए एक श्राप हो, श्राप। इशाक के गुस्से का अब ठिकाना न रहा। उसने पास पड़ी एक तलवार उठाई और तिग्मांशु की ओर लपका, लेकिन तिग्मांशु ने भी वहां पड़ा एक भाला उठाया और खुद को बचाते हुए इशाक के वार का जवाब दिया। कुछ ही देर में उन दोनों में एक और युद्ध शुरू हो गया। दोनों की आंखों में खून उतर आया था और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे आज वहां उन दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। कुमकुम जो इधर उधर भागकर तिग्मांशु को ढूंढ रही थी, अचानक से वहां आ पहुंची। इशाक और तिग्मांशु को एक दूसरे से लड़ता देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उन दोनों की तरफ भागी। महाराज रुक जाइए, इशाक ये क्या कर रहे हो तुम? पर उन दोनों को मानो कुमकुम की आवाज जैसे सुनाई ही नहीं दी। वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे जानवरों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी अचानक कुमकुम को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। महाराज! एक जोर की चीख के साथ कुमकुम जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। कुमकुम की चीख सुनते ही इशाक और तिग्मांशु के हाथ अपनी जगह पर रुक गए। जब उन दोनों की नजर कुमकुम पर पड़ी तो वो दोनों अपने अपने हथियार वही छोड़कर कुमकुम की ओर दौड़े। तिग्मांशु ने कुमकुम के पास बैठते हुए उसे अपनी गोद में उठाया। कुमकुम, कुमकुम, अपनी आंखें खोलो। पर कुमकुम की आंखें बंद ही रहीं। उसकी सांसें मानो उखड़ सी रही थी। उसे देखकर इशाक समझ गया कि दिल में छेद होने की वजह से कुमकुम को वापस से दौरा पड़ा था। तब इशाक को कुछ याद आया। उसने बहुत सारी सुरसरी बूटी इकट्ठा कर ली थी, पर वो सब एक पोटली में बंद थी जिसे वो कुछ दूर छोड़ आया था। जब वो तीनों श्रृंगबेर कबीले से भागने की कोशिश कर रहे थे, पर थोड़ी सी बूटी उसने अपनी कमर में बांधे एक कपड़े में बांध रखी थी। उसने जल्दी से अपनी कमर में बंधा कपड़ा खोला और उसमें से थोड़ी सी बूटी निकालकर कुमकुम के मुंह की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसने कुमकुम का मुंह खोलकर वो बूटी उसकी जुबान के नीचे रख दी। कुछ ही पलों में कुमकुम की सांसें वापस से सामान्य हो गई और उसे होश आ गया। कुमकुम को वापस होश में आता देख तिग्मांशु का चेहरा खिल उठा। तभी कुमकुम नम आंखों से उन दोनों से बोली, शायद मेरी जिंदगी में सुख नहीं लिखा, तभी मैं अपने पति और अपने दोस्त को एक दूसरे की जान का दुश्मन बना देख रही हूँ। कुमकुम की बात सुनकर तिग्मांशु और इशाक दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी इशाक तिग्मांशु से बोला,
कुमकुम ठीक कह रही है तिग्मांशु, ये वक्त हमारे आपस में लड़ने का नहीं है, बल्कि एक दूसरे का साथ देने का है। हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी साजिश इस वक्त अवध के राजमहल में चल रही है। अगर हमें इस सल्तनत को बचाना है तो पहले एक दूसरे पर यकीन करना सीखना होगा। तिग्मांशु भी इशाक की बात से सहमत था, लेकिन तभी उसे अपने भाई की याद आई जो कुछ कदम दूर अभी भी बेहोश पड़ा था। वो सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, पर मैं अपने भाई को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। वो जैसा भी है पर है तो मेरा खून ही। तिग्मांशु की बात सुनकर कुमकुम उसका हाथ थामते हुए बोली, आप फिक्र न करें, सुधांशु भाई साहब को कुछ नहीं होगा। इतना कहते हुए कुमकुम ने अपने चारों ओर नजर डाली, जहाँ एक पौधे पर जाकर उसकी नजर ठहर गई। कुछ देर बाद सुधांशु अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हुए बोला, मेरा सिर। पर अभी भी उसके सिर में जोर का दर्द हो रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे सामने खड़ी एक धुंधली सी आकृति नजर आई। सुधांशु को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पास कौन खड़ा था। जब उसने अपनी आंखें मलते हुए देखा तो सामने सुखदेव खड़ा था। सुधांशु को होश में आता देख सुखदेव तेजी से उसकी ओर बढ़ा और उसे सहारा देते हुए चापलूसी भरे अंदाज में बोला, शुक्र है भगवान का कि आप जिंदा हैं महाराज। सुधांशु को अभी भी अपने सिर में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। जब उसने अपना हाथ अपने सिर के पीछे लगाया तो उसे वहां कुछ गीला गीला महसूस हुआ, पर वो खून नहीं था। जब उसने अपना हाथ देखा तो उसे अपनी हथेली पर हरे रंग का कोई लेप महसूस हुआ। ये क्या है और तिग्मांशु कहाँ गया? मौके का फायदा उठाते हुए सुखदेव ने सुधांशु से झूठ बोला, महाराज जब मैं यहाँ आया तब मैंने देखा वो तिग्मांशु आपके सिर पर पत्थर से वार कर रहा था। इससे पहले मैं उस तक पहुँच पाता वो यहाँ से भाग गया। आपकी हालत बहुत खराब थी और आपके सिर से खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए मैंने अपने ज्ञान से आपके सिर पर एक औषधि लगाई है जिसकी वजह से आपकी जान बच पाई। सुखदेव की बात सुनकर सुधांशु का खून खौल उठा। वो गुस्से से चीखा, तिग्मांशु, तूने मुझे धोखा दिया है। आज तक मैं तुझे माफ करता रहा, लेकिन आज के बाद जिस दिन भी तू मेरे हाथ लगा वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या सुखदेव के झूठ ने सुधांशु के दिल में अपने भाई के लिए बचे हुए जज्बातों को भी खत्म कर दिया था? क्या आलीशान रत्नमणि के कागजात हासिल कर पाएगी? आखिर असली कागजात किसके पास थे? जानने के लिए सुनते रहिए रॉकिंग महारानी, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। राय सिंह बहादुर अपने दरबार में अकेले बैठे हुए आगे की रणनीति के बारे में सोच रहे थे। तभी आलीशान उनके पास आते हुए अपनी आदत के हिसाब से बोली, आप यहाँ हाथ में हाथ रखकर ही बैठे रहना और वहाँ हमारी पूरी सल्तनत उस कुमकुम के नाम हो जाएगी। राय सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम परेशान मत हो बेगम, मैं कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। कौन सा रास्ता निकालेंगे आप? हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बाकी रह गया है, राजमाता का कत्ल करके उस रत्नमणि को हासिल करने का रास्ता। ये सुनकर राय बहादुर हैरान होते हुए बोला, हम पहले भी राजमाता का खून करने की कोशिश कर चुके हैं, पर हर बार हमें असफलता ही हाथ लगी। आलीशान अंगार भरी आंखों से बोली, हर बार हमने राजमाता को हलाल करने की कोशिश की है, लेकिन इस बार उनकी मौत झटके से करनी होगी और ये काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। राय बहादुर घबराते हुए बोला, लेकिन बेगम क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? सबको पता चल गया कि सत्ता की लालच में हमने ही राजमाता को मारा है। किसी को पता चलता है तो चलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। वैसे भी राजमाता को महफूज रखने के लिए इस राजमहल में कोई नहीं है। वो तिग्मांशु अभी तक मर चुका होगा, और रही बात उस कुमकुम की, तो उसे भी मेरा भतीजा कहीं लेकर भाग गया है। पहले मुझे लगा था इशाक ने दरबार में नित्या का पर्दाफाश करके हमें परेशानी में डाल दिया है, पर कुमकुम को लेकर यहाँ से भागने पर उसने एक तरीके से हमारी बहुत बड़ी मदद की है। मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकती। आलीशान की ये बात सुनकर राय सिंह बहादुर बोला, बेगम मैं एक बार फिर से कहूंगा कि तुम्हें जो भी करना है सोच समझ कर करना। राजमाता की मृत्यु की खबर से पूरे राज्य में खलबली मच सकती है, और अगर हमारी प्रजा को पता चला कि राजमाता की किसी ने जान ली है तो वो उनके कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हमारी प्रजा राजमाता को अपनी सगी माँ के जैसे प्यार करती है, और अगर उनके ऊपर से उनकी माँ की छाया उठ गई तो कहीं प्रजा विद्रोह न कर बैठे। तभी अचानक वहां एक दमदार आवाज गूंजी, हमारे रहते अवध की प्रजा पर से उनकी माँ की छाया कभी नहीं उठ सकती। वो आवाज सुनकर जैसे ही आलीशान और राय बहादुर ने सामने देखा, वो डर के कांप उठे।
उसके सामने कूच बिहार के महाराज जगमोहन खड़े थे। उस वक्त उस दरबार में राय बहादुर और आलीशान के दिल में सिर्फ एक ही बात का खौफ था कि कहीं महाराज जगन ने उनकी सारी बातें सुन तो नहीं ली थी। तभी महाराज जगन धीरे धीरे अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाते हुए उनके पास आकर खड़े हो गए। आलीशान और राय बहादुर फटी आंखों से जगन मोहन को घूर रहे थे। तभी जगन मोहन बोले, आप लोग इस तरह से हमें क्यों देख रहे हैं? क्या आप लोग हमारा सम्मान करना भूल गए हैं? जगन मोहन के फटकार लगाते ही राय बहादुर ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए उन्हें झुककर प्रणाम किया। वहीं आलीशान अपना हाथ उठाते हुए उन्हें मुगलैया अंदाज में सलाम करने लगी। महाराज, आप अचानक यहाँ कैसे? इससे पहले जगन मोहन राय बहादुर के सवाल का जवाब देते पीछे से राजमाता सुंदरी की आवाज आई, इन्हें मैंने बुलाया है। पीछे से एक छड़ी के सहारे चलती आ रही राजमाता को कूच बिहार के महाराज के साथ वहां मौजूद देख आलीशान और राय बहादुर बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे। राजमाता, आपको महाराज जगन मोहन को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? अगर आपको इनसे कोई काम था तो मुझे बोल देती, मैं इनके पास चला जाता। राय बहादुर को बेवजह की औपचारिकता करते देख जगन मोहन बोले, राजमाता ने हमें यहाँ कोई बात करने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए बुलाया है। आलीशान भौवें सिकुड़ते हुए बोली, सुरक्षा के लिए राजमाता? आपकी सुरक्षा को लेकर हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आपको महाराज जगन मोहन की मदद मांगने की जरूरत पड़ गई? क्या आप यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रही? राजमाता सुंदरी आलीशान का नाटक साफ समझते हुए बोली, जब अपने ही शरीर पर लगा घाव नासूर बन जाता है तब उस अंग को काटने के लिए तलवार का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरे शरीर में उसका जहर फैल सकता है। इस राजमहल में मुझे मारने की सैकड़ों बार कोशिश की जा चुकी है। मेरे बच्चे तिग्मांशु और कुमकुम, जिनकी वजह से मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ, उनका भी कुछ पता नहीं है। ऐसे में मुझे महाराज जगन के अलावा और किसी का नाम नहीं सूझा जो मुझे सुरक्षा दे सके। आलीशान और राय बहादुर को एक बात की संतुष्टि थी कि जगन मोहन ने उनकी सारी बातें नहीं सुनी थी, पर उन्हें एक बात का अफसोस भी था। थोड़ी देर पहले वो जो राजमाता को मारने का प्लान बना रहे थे, वो महाराज जगन मोहन के आने से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और अब उन्हें अवध की सत्ता अपने हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही थी। आलीशान बेचैन होती हुई राजमाता से बोली, आपका इस तरह से हम पर इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं है राजमाता। कहीं आप महाराज जगन मोहन के सामने ये तो नहीं कहना चाहती कि हमने आपको मारने की कोशिश की है? राजमाता हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ये मैं नहीं बल्कि तुम कह रही हो। आलीशान चिढ़ते हुए बोली, राजमाता, मैंने जिंदगी भर आपकी और आपकी सल्तनत की रखवाली की है और आज जब आपको मेरा साथ देना चाहिए तो आप मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रही हैं। और तो और इतने साल यहाँ की राजनीति संभालने के बाद आप मेरी जगह उस कुमकुम को सल्तनत की बागडोर संभालने को दे रही हैं। ये मेरे साथ नाइंसाफी है। आलीशान ने सोचा अब सारी की सारी बात साफ शब्दों में जगन मोहन के सामने कर देनी चाहिए ताकि उसे भी लगे कि आलीशान के साथ नाइंसाफी हुई है। राजमाता सुंदरी गंभीर स्वर में बोली, ये तुम बोल रही हो बेगम, जिसने मुझसे जबरदस्ती उन कागजातों पर अंगूठा लगवाया था जिसमें तिग्मांशु को युवराज पद से हटाने की बात लिखी थी? क्या वो नाइंसाफी नहीं है? तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो कि ये साम्राज्य मेरे पोते तिग्मांशु का है। ये बात जगन मोहन के लिए शॉकिंग थी, लेकिन तिग्मांशु का नाम सुनकर वो कोई अलग सोच में पड़ गया और उसके सामने नित्या का चेहरा घूमने लगा, पर राजमाता की वजह से उसने कुछ नहीं बोला। किस तिग्मांशु की बात कर रही हैं आप, जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर यहाँ से कब का भाग गया है? वो और रही बात कुमकुम की, तो शायद आपने लोगों को बात करते नहीं सुना। आपकी लाडली कुमकुम आपके परिवार पर काला दाग लगाकर मेरे भतीजे इशाक के साथ कहीं भाग गई है और आप हैं कि उसे महारानी बनाकर रखना चाहती हैं। आलीशान की बात सुनकर राजमाता का मुंह खुला का खुला रह गया। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? कुमकुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। कुमकुम ने ऐसा ही किया है। वो आपकी आंखों में धूल झोंककर भाग चुकी है। अभी भी वक्त है राजमाता, अपनी आंखें खोलिए, आलीशान ने ताना देते हुए कहा। राजमाता सुंदरी भौचक्की रह गई थी। उन्हें अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं आलीशान को अपना फेंका दाव सही निशाने पर लगता महसूस हो रहा था। जगन मोहन के लिए भी ये सारी बातें शॉकिंग थी।
तभी वहां एक सिपाही आकर जोर से बोला, युवराज तिग्मांशु महारानी कुमकुम और हुजूर इशाक के साथ महल की तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर आलीशान और राय बहादुर के पैरों तले जमीन खिसक गई और दोनों बड़ी बड़ी आंखों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वही राजमाता, जिनका मुंह अभी कुछ देर पहले उतर गया था, उनके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। हाँ तो बेगम, तुम क्या कह रही थी? मेरे दोनों बच्चे मुझे और अपनी प्रजा को कभी भी अकेला छोड़कर नहीं भाग सकते। तभी कुछ देर में तिग्मांशु कुमकुम और इशाक के साथ दरबार में दाखिल हुआ। तिग्मांशु और कुमकुम को एक साथ वहां देखकर राजमाता सुंदरी की आंखों में एक चमक जाग उठी, पर आलीशान और राय बहादुर को तो मानो जैसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया था। एक और भी शख्स था जिसे तिग्मांशु की वहां मौजूदगी पसंद नहीं आ रही थी, और वो था कूच बिहार का महाराजा जगन मोहन। दादी, आप ठीक हो गई? राजमाता को अपने पैरों पर खड़ा देख तिग्मांशु खुश होता हुआ उनके गले लग गया। वहीं राजमाता को स्वस्थ देख कुमकुम के अंदर भी खुशी की एक लहर दौड़ गई। तभी आलीशान गुस्से से तिग्मांशु से बोली, तुम्हारी राजमहल में घुसने की जरूरत कैसे हुई? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें युवराज पद से हटा दिया गया है? आलीशान इतना ज्यादा बौखलाई हुई थी कि वो कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही थी। तभी राजमाता आलीशान को याद दिलाते हुए बोली, भूल तो तुम गई हो आलीशान, तुमने भले ही तिग्मांशु को जबरदस्ती युवराज पद से हटा दिया हो, पर रत्नमणि की मदद से मैंने उसकी पत्नी को अवध और लखनऊ की महारानी बनाया है, इसलिए तुम कोई नहीं होती तिग्मांशु को यहाँ आने से रोकने वाली। कुमकुम और तिग्मांशु को समझ में नहीं आ रहा था कि राजमाता आखिर क्या बोलना चाह रही थी, लेकिन तभी आलीशान अपने दिमाग का इस्तेमाल करती हुई बोली, अगर ऐसा है तो कहाँ है वो कानूनी कागजात जिनमें कुमकुम को महारानी बनाने की बात लिखी हुई है? वो कागजात थोड़ी ही देर में मेरे पास पहुंच जाएंगे। भगत गुरु उन्हें मेरे पास लेकर आता ही होगा। राजमाता की बात सुनकर आलीशान मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि अब उसे इस बात का पता चल चुका था कि रत्नमणि के कागजात राजमाता के पास नहीं थे, और रही बात भगत की, तो उससे तो वो पहले ही निपट ली थी। पर अब सवाल ये था कि आखिर वो कागजात थे कहाँ। उस वक्त आलीशान ने वो जानना जरूरी नहीं समझा और आगे का दांव खेलते हुए कहा, ठीक है, जब भगत वो कागजात लेके आए तो एक बार सबके सामने उन्हें पढ़िएगा जरूर। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई बोले कि तिग्मांशु के साथ किसी भी तरह का भेदभाव हुआ है। इतना कहकर आलीशान वहां से चली गई और राय बहादुर भी उनके पीछे पीछे निकल गया। ये सारी बातें कुमकुम और तिग्मांशु को नहीं पता थी, वो बस उन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी तिग्मांशु की नजर वहां मौजूद कूच बिहार के महाराज जगन मोहन पर पड़ी, जिन पर उसने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया था। वो उनके पास जाकर हाथ जोड़ते हुए बोला, कूच बिहार के सम्राट को मेरा सादर प्रणाम। पर जगन मोहन बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया, जो तिग्मांशु को बहुत अजीब लगा। तभी राजमाता बोली, तुम दोनों बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम दोनों अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करो, मैं देखती हूँ तुम्हें कौन इस राजमहल से बाहर निकालता है। जब वो सब अपने अपने कमरों की तरफ जा रहे थे, तभी तिग्मांशु की नजर दक्षिण महल की छत पर टहल रही फूलमती पर पड़ी। अचानक ही उसके कदम रुक गए और वो एक टक नजर से फूलमती को देखने लगा। तभी कुमकुम उसके पास आते हुए धीरे से बोली, मैं दादी को उनके कमरे में ले जाती हूँ, आप एक बार जाकर फूलमती से मिल लें, उसे आपकी जरूरत है। फूलमती को अभी तक नहीं पता था कि तिग्मांशु, कुमकुम और इशाक अवध वापस लौट आए हैं। वो अभी भी कुमकुम और इशाक के नाम पर फैली अफवाह की गलतफहमी में गुस्से से टहल रही थी। तभी दक्षिण महल की छत पर उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, फूलमती। जैसे ही फूलमती ने अपने पीछे देखा, वहां तिग्मांशु खड़ा था। फूलमती ने तिग्मांशु के वहां होने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए एक पल को वो किसी मूर्ति की तरह जमकर खड़ी रही। लेकिन तभी तिग्मांशु फूलमती की तरफ बढ़ा और उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला, मुझे माफ कर दो फूलमती, मुझे उस रात तुमसे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। तिग्मांशु के ऐसा बोलते ही फूलमती के दिल से मानो एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। लेकिन तभी उसके दिल में अचानक से फिर से एक भारीपन सा महसूस होने लगा, जब उसकी नजर महल के नीचे खड़े इशाक पर पड़ी। अचानक से फूलमती के हाथ पैर फूल गए, वो तिग्मांशु से हटकर खड़ी हो गई। तिग्मांशु को लगा जैसे फूलमती अभी भी उसके उस बर्ताव के लिए नाराज थी, लेकिन इस बार उसे फूलमती की आंखों में अपने लिए नाराजगी नहीं, बल्कि अपने लिए प्यार कम होता नजर आ रहा था। इससे पहले तिग्मांशु फूलमती से कुछ बोलता, फूलमती बिना कुछ कहे वहां से चली गई। तिग्मांशु को उसका व्यवहार बहुत अजीब सा लगा।
वो यही सोचते हुए मुख्य महल में अपने कमरे की तरफ चल दिया। जब तिग्मांशु अपने कमरे में पहुंचा तब उसे वहां कुमकुम ना मिली। वो कुमकुम से फूलमती के बारे में कुछ बात करना चाहता था, क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में एक कुमकुम ही थी जो फूलमती के साथ थी। पर कुमकुम को वहां ना पाकर वो राजमाता के कमरे में गया, ये सोचकर कि शायद कुमकुम वहां हो। राजमाता अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, पर कुमकुम वहां पर भी नहीं थी। तभी अचानक उस महल की एक मंजिल से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज नित्या के कमरे से आई थी। जैसे ही तिग्मांशु नित्या के कमरे की चौखट पर पहुंचा, उसने देखा जमीन पर कुमकुम हाथ में खून से सना खंजर लेकर बैठी थी और उसके पास ही नित्या की लाश पड़ी थी, जिसके सीने पर एक घाव था जिससे लगातार खून बह रहा था। ये देखकर तिग्मांशु के होश उड़ गए और वो फटी आंखों से कुमकुम को देखता रह गया। क्या कुमकुम ने नित्या का खून कर दिया था, या फिर कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था? क्या नित्या की मौत से अवध को राजा जगमोहन के कहर को झेलना होगा? कुमकुम किस तरह उस मुसीबत से बाहर निकलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए रॉकिंग महारानी, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। कुमकुम, ये तुमने क्या किया और क्यों? तिग्मांशु ने हैरान होते हुए पूछा। कुमकुम हाथ में चाकू लिए एक बुत की तरह खड़ी थी। तिग्मांशु दौड़कर नित्या के पास गया। नित्या, नित्या आंखें खोलो। तिग्मांशु ने अब तक नित्या के सर को अपने गोद में रख लिया था। तिग्मांशु कुमकुम पर चिल्लाने लगा। क्यों किया ये तुमने? क्या बिगाड़ा था मेरी नित्या ने तुम्हारा? कुमकुम हकलाते हुए बोलने लगी। मैं कमरे में मैं उसके मुंह से आगे के शब्द ही नहीं निकल रहे थे। थोड़ी देर में तिग्मांशु की चीखें सुनकर राजमहल के सारे लोग एक के बाद एक नित्या के कमरे में इकट्ठा होने लगे, राय सिंह बहादुर और आलिशान के अलावा। वो दोनों आलिशान के कमरे में बैठे हुए थे। आलिशान अभी भी गुस्से में कांप रही थी। वो राय सिंह से कह रही थी, मैंने एक नौकर को रिश्वत देकर भगत का घर और दफ्तर छान मारने को भेज दिया है, पर रत्नमणि के कागजात वहाँ नहीं होंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राजमाता हमसे झूठ बोल रही है? इससे पहले राय सिंह बहादुर उसकी बात का कोई जवाब दे, एक नौकर हांफते हुए उनके कमरे में आया। महाराज, महाराज कहते हुए वो रुक गया। बको, आलिशान भड़कते हुए बोली। नौकर बोला, कूच बिहार की महारानी नित्या का अपने कमरे में खून हो गया है। क्या? कौन ऐसी जरूरत कर सकता है? राय सिंह बहादुर ने घबराते हुए पूछा और वो लोग नित्या के कमरे की ओर भागे। रास्ते में उन दोनों को एक ही चिंता थी। अब सियासत तो छोड़ो, कूच बिहार का महाराज जगमोहन उनको जिंदा चबा जाएगा, क्योंकि उनकी छत्र छाया के नीचे किसी ने नित्या की हत्या कर दी थी। लेकिन जब वो दोनों नित्या के कमरे में पहुंचे तब वहां का नजारा देख उनकी जान में जान आई। कुमकुम जोर जोर से रो रही थी। उसके हाथ से चाकू नीचे गिर गया था, पर नित्या का खून अभी भी उसके हाथ में लगा हुआ था। मैं नहीं जानती, मैंने कुछ, कहते हुए कुमकुम बेहद कांप रही थी। आलिशान और राय सिंह बहादुर को वो सीन देखकर सुखद आश्चर्य मिला। क्या नित्या का खून कुमकुम ने किया था? ये तो कुदरत ने ही कुमकुम को उनके रास्ते से हटा दिया। जब अवध की जनता को पता चलेगा कि उनकी सती सावित्री महारानी कुमकुम एक खूनी है, तो वो लोग उसे महारानी के तौर पर कभी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर रत्नमणि क्या, खुद भगवान भी आके कुमकुम को महारानी बोले तो भी राय सिंह और आलिशान को कोई उनकी गद्दी से नहीं हटा सकता। दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन अब भी उन्हें एक चिंता थी, कूच बिहार के महाराज की। अब तक नित्या को बिस्तर पर लिटाया गया था। आलिशान ने दरवाजे से देखा कि जगमोहन जल्दी जल्दी चलते हुए नित्या के कमरे की ओर आ रहा था। उसे समझ आ गया कि अब उसे क्या करना है। जैसे ही जगमोहन पास आया, अचानक ही आलिशान कुमकुम के पास गई और उसे एक करारा चांटा जड़ दिया। ये जगमोहन ने देख लिया। आलिशान ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए चिल्लाई, खूनी, अरे उस बेचारी नित्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि उसके पेट में चाकू घोंप दिया? राय बहादुर सिंह एकदम ही गंभीर शक्ल बना के खड़ा था, लेकिन तिरछी नजर से जगमोहन का रिएक्शन देख रहा था। जगमोहन पहले तो कुमकुम को आंखें फाड़ कर देखने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने क्या चल रहा था। तभी तिग्मांशु ने नित्या के चेहरे को प्यार से सहलाते हुए बोला, नित्या, मेरी दोस्त, उठो, तुम ऐसे हमें अचानक छोड़कर नहीं जा सकती। अचानक ही जगमोहन ने दांत फिसलते हुए तिग्मांशु को कंधों से उठाया और दरवाजे के बाहर धक्का दिया। मेरी बीवी जिंदा थी,
तब उसके साथ रातें बिता के तुझे शांति नहीं हुई कि अब मरने के बाद उसे अपनी गोद में लिए बैठा है? ये सुनकर वहां खड़े सब दंग रह गए। तिग्मांशु भी इतना शौक में था कि ठीक से जवाब भी नहीं दे पाया। आप क्या बोल रहे हैं? दुखते हुए दिल के साथ तिग्मांशु बड़बड़ाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। कुछ पलों में इतनी सारी घटना हो चुकी थी कि सबके दिमाग काम करने बंद हो गए थे, खासकर कुमकुम और तिग्मांशु के। सिपाही, इस खूनी को काल कोठरी में बंद कर दो। जा नमक हराम। कहते हुए भौचक्की खड़ी कुमकुम को आलिशान ने जोर से धक्का दिया। सिपाही ने उसे पकड़ लिया और वहां से उसे लेकर गया। राजमाता ने वो बात जब अपने कमरे में सुनी तो उनका दिल भी कांप उठा। वो बोली, ये हरगिज नहीं हो सकता। मेरी कुमकुम नित्या का खून कभी नहीं कर सकती। सामने राय सिंह बहादुर खड़ा था। उसी ने राजमाता को आके वो खबर दी थी। किस ओर है नित्या का कमरा? कहते हुए राजमाता उठकर वहां जाने गए तो अचानक ही उसका रास्ता राय सिंह बहादुर ने रोका। पहले रत्नमणि मुझे सौंपो, वो बोला। उसे डर था कि भले ही कुमकुम खूनी थी, लेकिन राजमाता रत्नमणि का इस्तेमाल करके पूरे खेल को घुमा न दे। राजमाता कुछ भी कर सकती थी। राजमाता की आंखों में गुस्सा झलका। वो कभी नहीं मिलेगा। कहते हुए राजमाता गुस्से में जाने लगी तो अचानक ही राय सिंह बहादुर ने राजमाता के कमजोर हाथ पकड़े और जबरदस्ती बिस्तर पर बिठाया। तो आप इस कमरे से कभी बाहर नहीं जाएंगी। कहते हुए अचानक ही उसने अपने जेब से एक मोटी रस्सी निकाली और बिस्तर से राजमाता को बांधने लगा। राजमाता कांप उठी। ये क्या कर रहा है? अपनी माँ को बांध रहा है? छोड़। राजमाता का दिमाग तेज था, लेकिन उसके शरीर में अभी भी कमजोरी थी। कुछ ही पलों में राय सिंह बहादुर ने राजमाता को उसके बिस्तर से बांध दिया। माँ, अब मुझे बता कि रत्नमणि कहाँ है, वरना मैं आदेश दे दूंगा कि कोई तुम्हें पानी भी न पूछे। इसी बिस्तर पर सड़ के मरेगी। राय सिंह बोला, जिस बेटे को राजमाता ने अपने कोख में 9 महीने पाला, वो ऐसा हैवान कैसे हो सकता था? राजमाता की आंखों में गुस्से के आंसू आ गए। तेरे लिए सियासत से बढ़कर सच में कुछ नहीं है ना? राय सिंह बहादुर गुस्से में अपनी माँ को देखता रहा। राजमाता भी जिद्दी थी। वो बोली, हिम्मत है तो मार डाल अपनी माँ को, लेकिन वो रत्नमणि कहाँ है और किसके पास, वो मैं कभी नहीं बताऊंगी। और हाँ, मेरे अलावा किसी को पता नहीं है, इसीलिए मैं मरी तो मेरे साथ उसका राज भी मरेगा। फिर तू और तेरी नालायक बीवी रास्ते पर आ जाओगे। राय सिंह बहादुर को इतना गुस्सा आया कि वो सच में राजमाता को मार डालता, लेकिन अभी तो उसे कूच बिहार के महाराज को भी संभालना था। तुम मर बुढ़ी। कहते हुए राय सिंह बहादुर राजमाता के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके चला गया। राजमाता को कोई खाना पीना नहीं देगा, वरना देने वाले का सर कलम कर दूंगा। कमरे के बाहर खड़े सैनिकों से ये कहते हुए वो वहां से गुस्से में आलिशान के पास चला गया। अवध के राजमहल में पीछे की ओर एक बड़ा कारागृह था। वहां कुछ खूंखार खूनियों को काले पानी की सजा भी दी जाती थी। कारागृह के बीचों बीच तेल निकालने का साधन पड़ा था, लेकिन कोल्हू के बैल तो वहां बंद कैदी ही बनते थे। उस कारागृह में सिर्फ कैदी ही नहीं, बल्कि वहां के एक हिस्से में पागल कुत्ते भी थे। अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता था तो उसके पीछे पागल कुत्तों को छोड़ दिया जाता था। उन पागल कुत्तों के बगल वाली कोठरी में कुमकुम को लाया गया। जा। कहते हुए वो सिपाही ने काफी बदतमीजी से कुमकुम को उस अंधेरे गंदे कमरे में फेंका। आह! कहते हुए कुमकुम पास वाली दीवार को टकराई। अचानक ही पास वाले कमरे में पागल कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। सिपाही रुका और अचानक बोल उठा, ए खूनी, इधर आ। कुमकुम को उसकी बदतमीजी ठीक न लगी, लेकिन अभी वो होश में ही नहीं थी। वो उसके पास गई। अचानक ही उस सिपाही ने अपने हाथ में एक चाकू लिया, कुमकुम का हाथ पकड़ा और बेरहमी से एक बड़ा घाव किया। आह! ये क्या कर रहे हो? कुमकुम चीख उठी। सिपाही ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस कुमकुम की काटी हुई चमड़ी को कुत्तों के कमरे में डाला। कुत्तों ने उस चमड़ी को खा लिया। अब किसी दिन ये कुत्ते तुझे भी खाएंगे। कहते हुए वो सिपाही वहां से चला गया। दरअसल वो सिपाही था गुलशन, जो आलिशान का बेहद करीबी और वफादार था। आलिशान गुलशन के घर की तिजोरियां भर के रखती थी और ये सबके साथ बदतमीजी करता रहता था। गुलशन को वैसे ही कैदी संभालने को दिए जाते थे जो बेहद खतरनाक हो। अब कुमकुम भी उनमें से एक थी। गुलशन के जाने के बाद कुमकुम अपने उस अंधेरे कारावास की ठंडी जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने तुरंत अपने दुपट्टे का एक हिस्सा फाड़ा और अपने घाव पर बांध दिया ताकि खून बंद हो।
फिर नित्या के कमरे में क्या हुआ वो अकेले बैठे बैठे सोचने लगी। सच तो ये था कि कुमकुम राजमाता को अपने कमरे में छोड़ उसके कमरे में शाम की जड़ी बूटी बनाने जा रही थी। तभी ही उसने नित्या के कमरे से कुछ आवाजें सुनी थी। ये क्या कर रहे हो? नित्या चीख रही थी। नित्या का कमरा कुमकुम से थोड़ा दूर था, लेकिन अचानक ही नित्या का इस तरह चिल्लाना कुमकुम को ठीक नहीं लगा। वो तुरंत ही नित्या के कमरे की ओर जाने लगी। जैसे ही वो उसके कमरे के करीब पहुंची, अचानक ही उसने देखा कि कोई आदमी नित्या के कमरे से भागते हुए निकला। वो आदमी कौन था कुमकुम को समझ नहीं आया, लेकिन वो तुरंत ही नित्या के कमरे में मुड़ी और नित्या के शरीर पर चाकू देख उसके होश उड़ गए। नित्या को बचाने के लिए कुमकुम ने उसके पेट से चाकू तो निकाला, लेकिन नित्या आखिरी सांसें ले रही थी। उतनी देर में तिग्मांशु भी भागते हुए नित्या के कमरे में पहुंच गया था और तब तक नित्या दम तोड़ चुकी थी। कौन था वो आदमी? किसको कहूं ये सच? क्या मेरा सच कोई मानेगा भी? कुमकुम ये सोच रही थी। अब क्या करने वाली थी कुमकुम? क्या वो खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? दूसरी ओर फूलमती के कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। तिग्मांशु फूलमती के बिस्तर पर अपने सर पर हाथ रखे बैठा था। फूलमती पास में खड़ी थी। नित्या की मौत पर तिग्मांशु इतना मातम मना रहा था, ये देखकर फूलमती को जलन भी हुई। फूलमती के दिल में उन दिनों काफी अजीब भावनाएं पैदा होती थी। जैसे थोड़ी देर पहले वो तिग्मांशु को इग्नोर कर इशा के पास चली गई थी और अभी तिग्मांशु का इस तरह मातम मनाना उसे चुभ रहा था। सन्नाटे को चीरते हुए फूलमती बोली, एक बात कहूं महाराज? तिग्मांशु ने ऊपर नहीं देखा। उसके लिए तो जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई थी। फूलमती ने आगे कहा, कुमकुम मेरी सौतन है। पिछले कई महीनों से उसका दिमाग काफी तेज हो गया है। वो चालाक है, स्वार्थी है, करम जली है, लेकिन महाराज कुमकुम खूनी कभी नहीं हो सकती। ये सुनकर तिग्मांशु ने फूलमती की ओर देखा। फूलमती तिग्मांशु के पास घुटनों पर बैठी और कहने लगी, मानती हूँ कि उसके हाथ में आपने चाकू देखा, पर क्या आपने कुमकुम को चाकू चलाते देखा? तिग्मांशु चौंक गया। वो जानता ही नहीं था कि फूलमती में इतनी मैच्योरिटी भी हो सकती थी। वो तिग्मांशु को बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। फूलमती ने कहा, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी बात का यकीन करें महाराज, लेकिन इतना जरूर कह रही हूँ कि कुमकुम को खुद को निर्दोष साबित करने का एक मौका दें। तिग्मांशु को फूलमती की ये बात दिल पर लग गई। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने कुमकुम पर बिना सोचे समझे इल्जाम लगाकर बहुत बड़ी गलती की थी। वो कुछ भी बोले बिना वहां से तुरंत उठा और आलीशान और राय सिंह बहादुर के कमरे की ओर जाने लगा। उधर राय सिंह बहादुर और आलीशान कमरे में अकेले नहीं थे। उनके साथ जगन मोहन था, जो सुन्न पड़ गया था। आलीशान उसे दिलासा दे रही थी कि वो कुछ ही दिनों में उस कुमकुम को सजाए मौत दे देगी, क्योंकि महारानी नित्या सिर्फ कूच बिहार की महारानी ही नहीं थी, बल्कि मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी। कहते हुए आलीशान झूठ मूठ कर रोने लगी। राय सिंह बहादुर ने जगन मोहन को कहा कि उसने महारानी नित्या की अंतिम विधि के लिए कूच बिहार तक पहुंचाने की तैयारी कर दी थी। ये सुनकर जगमोहन उठ खड़ा हुआ। नित्या का अंतिम संस्कार यही होगा, वो बोला। ये सुनकर आलीशान और राय सिंह को तो जैसे ज्यादा चापलूसी करने का मौका मिल गया। बिल्कुल महाराज, जैसा आपका हुक्म। आलीशान झुककर सलाम करते हुए बोल उठी। जगन मोहन कमरे के बाहर जाने गया, फिर रुका और मुड़ा। मेरा दिल कह रहा है कि महारानी कुमकुम ने नित्या की हत्या नहीं की है, खूनी शायद। कहते हुए जगन मोहन ने आलीशान और राय सिंह को घूरते हुए बोला, खूनी शायद कोई और है। ये कहकर जगन मोहन वहां से चला गया। आलीशान और राय सिंह अपनी जगह से हिल नहीं पाए। राय सिंह बोला, क्या जगन मोहन को हम पर शक है? आलीशान सोचने लगी कि उन्होंने लाख कांड किए हैं, लेकिन जो कांड उन्होंने नहीं किया उसका शक उन पर क्यों? वो घबराने लगी। शांत शांत, हम तक बात पहुंचेगी ही नहीं। राय सिंह बहादुर बोला, आप क्या करेंगे? नित्या को जिंदा करके पूछेंगे कि किसने उसकी हत्या की थी? आलीशान ने भड़क के पूछा। कल सुबह तक कुमकुम खुद अपना जुर्म कबूल करेगी, वो भी पूरे अवध के सामने। राय सिंह बहादुर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। आलीशान ने अपने पालतू पति की आंखों में पहली बार मर्दानगी देखी और वो इम्प्रेस हो गई। लेकिन क्या करने का सोच रहा था राय सिंह? क्या कुमकुम सच में वो जुर्म कबूल करेगी जो उसने किया ही नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए रॉकिंग महारानी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।